नमस्कार दोस्तों। चलिए तो बिना देरी किए आज की बहुत ही रोचक कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है, जब भारत की धरती पर राजाओं के राजसी ठाठ बाट और राजकुमारों के अनोखे किस्से कहानियां प्रचलित हुआ करती थीं। ऐसे ही अत्यंत समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा के 7 बेटे थे। 6 की शादियां धूमधाम से हो चुकी थीं, लेकिन सबसे छोटा बेटा अब भी अविवाहित था। वो न सिर्फ सबसे छोटा था, बल्कि सबसे जिद्दी, सबसे साहसी और सबसे स्वाभिमानी भी। एक दोपहर की बात है, राजमहल की छत पर बैठा वो छोटा राजकुमार सूरज की सुनहरी किरणों में खोया हुआ था, जब अचानक उसे प्यास लगी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो सामने से उसकी सबसे छोटी भाभी आती हुई दिखाई दी। उसने कहा, भाभी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? पर भाभी ने जैसे ये बात दिल पर ले ली। इतने सारे सेवकों के होते हुए सबसे छोटे राजकुमार ने उससे पानी मांगने की हिम्मत कैसे की? उसने ताना मारते हुए कहा, देवर जी, इतना ही शौक है तो जा रानी पद्मिनी को ले आ और फिर उससे मांगना पानी। बस। यह बात तीर बनकर सीधे राजकुमार के दिल में उतर गई। उसने गुस्से और संकल्प में डूबे स्वर में कहा, भाभी, जब तक रानी पद्मिनी को इस महल में नहीं लाऊंगा, तब तक राजमहल का अन्न जल नहीं ग्रहण नहीं करूंगा। भले ही बात मामूली थी, लेकिन उसके मन में आग बनकर भड़क उठी। रानी पद्मिनी कोई साधारण युवती नहीं था। वो सिंघल द्वीप की रहस्यमयी और अतुल सौंदर्य वाली राजकुमारी थीं, जिनका महल समंदर पार था। वहां तक पहुंचना मतलब जान हथेली पर लेकर चलना, जंगल, पहाड़, भयंकर नदियां, विशाल समुद्र और सबसे ऊपर उस महल की सुरक्षा कर रहे बलवान राक्षस। लेकिन राजकुमार ने जो ठान लिया था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। उसने तुरंत महामंत्री के बेटे को बुलाया और सारा किस्सा सुनाकर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। मंत्रीपुत्र ने कई बार समझाया, राजन, ये रास्ता सीधा मौत से मिलने जैसा है। कोई जरूरत नहीं है जान जोखिम में डालने की। वचन बाद में भी निभाया जा सकता है। लेकिन राजकुमार की आंखों में जो आग थी, वो बुझने वाली नहीं थी। उसने अडिग स्वर में कहा, जब तीर तरकश से निकलता है तो वापस नहीं आता। अब मेरा रास्ता सिर्फ एक है, और वह राजकुमारी पद्मिनी। मंत्रीपुत्र चुप हो गया। अगली ही सुबह दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े उस सफर पर, जहां रास्ता तो था, पर मंजिल किसी चमत्कार से कम नहीं। कई कोस चलने के बाद जब सूरज सिर के ऊपर आया, तो उन्होंने एक खेत में डेरा डाला, थोड़ा खाना खाया, कुछ पल आराम किया, फिर घोड़े पर सवार होकर फिर से चल पड़े। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, गोधूली की हल्की परछाइयां धरती पर उतरने लगीं। तभी दूर से एक बाग दिखाई दिया, हरे भरे पेड़ों, झूमते फूलों और मंद हवा की सरसराहट से भरपूर। राजकुमार ने लगाम खींची और कहा, रात यहीं बिताते हैं, सुबह होते ही फिर आगे बढ़ेंगे। बाग का फाटक खुला हुआ था, न कोई चौकीदार, न कोई पहरेदार, बस एक रहस्यमयी सन्नाटा और चारों तरफ फैली दिल छू लेने वाली हरियाली। पेड़ों से टपकती ओस, फूलों से उठती भीनी भीनी महक और हवा में तैरता एक अजीब सा सुकून। महामंत्री का बेटा दूर से उस बाग को घूरते हुए बोला, मुझे ठीक नहीं लग रहा। यह बाग जितना शांत दिखता है, उतना है नहीं। हम आगे निकलते हैं, कहीं और रुकेंगे। राजकुमार हल्के से मुस्कुराया, फिर घोड़े की लगाम को हल्का सा झटका देते हुए बोला, डरते क्यों हो यार? देखो तो सही, जैसे किसी स्वर्ग का दरवाजा खुला हो। ऐसी जगह दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन मंत्रीपुत्र की आंखों में बेचैनी थी। उसने आखिरी बार टोका, कुछ तो छिपा है यहां, पर आप मानेंगे नहीं। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को बाग के अंदर बढ़ा दिया। मंत्रीपुत्र मजबूरी में पीछे चल पड़ा, और जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, धड़ाम, फाटक अपने आप जोर से बंद हो गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जाल में फंसा लिया हो। दोनों चौंक पड़े, चेहरों से रंग उड़ गया। मंत्रीपुत्र ने कांपती आवाज में कहा, अब देख लिया, मैंने पहले ही कहा था। राजकुमार ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, अब गलती हो गई है तो डरने से क्या मिलेगा? सोचो आगे क्या करें। मंत्रीपुत्र बोला, बस एक ही रास्ता है, घोड़ों को किसी पेड़ से बांध दो और चलो किसी पेड़ पर चढ़ते हैं, छिपकर देखेंगे कि आगे क्या होता है। दोनों ने वैसा ही किया। घोड़े बांधकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और पत्तों के बीच खुद को छुपा लिया। चारों ओर अंधेरा छा गया और धीरे धीरे बाग एक रहस्यमय जंगल में बदलने लगा। फिर
अचानक हवा तेज हुई, जैसे कोई अदृश्य चीज उड़ती चली आ रही हो। पत्ते हिलने लगे, डालियां कांपने लगीं, और तभी आसमान से एक रोशनी सी उतरी। दोनों की सांसें थम गईं। वह एक परी थी, सफेद चांदनी जैसे वस्त्र, खुले बाल और आंखों में एक अलग ही चमक। वो धीरे धीरे जमीन पर उतरी और चारों ओर देखने लगी। और तभी इधर उधर से और परियां आ गईं। उनके हाथों में पानी से भरे कलश थे, पर वो पानी नहीं था, गुलाब जल था। उन्होंने बाग की जमीन पर छिड़काव शुरू किया और देखते ही देखते पूरी फिजा महक उठी। फूलों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि राजकुमार और उसका साथी जैसे किसी स्वप्न में चले गए। फिर कुछ परियां मखमली कालीनें लेकर आईं, उन्हें जमीन पर बिछाया और एक मंत्र बुदबुदाया, और उसी पल सारा बाग रोशनी से जगमगा उठा, जैसे रात को दिन में बदल दिया गया हो। अब तो पेड़ पर छिपे दोनों युवकों की रूह तक कांप गई। इतनी रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। और तभी दूर एक ओर से दूध जैसे सफेद फव्वारे फूट पड़े, और उस उजाले में हर पत्ता, हर फूल जैसे जिंदा हो गया हो। जब पेड़ की ऊंचाई से वो दोनों युवक, राजकुमार और वजीर का बेटा, दम साधे उस रहस्यमयी दृश्य को देख रहे थे, तभी आकाश में एक चमक उभरी और कुछ परी कायाएं धीरे धीरे धरती पर उतरने लगीं, जैसे बादलों से खुद चांदनी फिसल रही हो। उनके हाथों में था एक अद्भुत रत्न जड़ा सिंहासन, जो सूरज की तरह चमक रहा था। और जैसे ही उन्होंने उसे बिछे हुए बहुमूल्य कालीन पर रखा, उसकी आभा पूरे जंगल को एक सुनहरी रोशनी से नहला गई। सारी परियां उस सिंहासन के चारों ओर एक कतार में खड़ी हो गईं, जैसे कोई प्राचीन रस्म पूरी होने वाली हो। राजकुमार ने अपनी आंखें मलीं। ये सब किसी दिव्य स्वप्न से कम न था, पर उसकी धड़कनों की रफ्तार बता रही थी। दूसरी ओर मंत्रिपुत्र के चेहरे पर पछतावे की छाया दिख रही थी। वो खुद को कोस रहा था कि क्यों राजकुमार की बात मान ली, क्यों इस अनजान जंगल की ओर कदम बढ़ाए। पर अब पीछे लौटने का कोई रास्ता न था। तभी आकाश में एक गूंज उठी। बादलों के बीच से एक उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। राजकुमार फुसफुसाया, ये क्या हो रहा है? और वजीर का बेटा सहमते हुए बोला, श्श, चुप रहो, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। खटोला जमीन को छूते ही उसमें से उतरी एक अलौकिक नारी। उसकी चाल में गरिमा थी, चेहरे पर तेज, और उसके उतरते ही सारी परियां झुक गईं। ये उनकी मुखिया थी। उसे अत्यंत सम्मान के साथ सिंहासन पर बिठाया गया, जैसे कोई देवी प्रकट हुई हो। क्षण भर के लिए चारों ओर नीरवता छा गई, हवा तक रुक गई। फिर मुखिया ने एक हल्की ताली बजाई, एक परी आगे आई और सिर झुकाकर आदेश सुना, जाओ, उसे ले आओ। बिना एक पल गंवाए वो परी उसी ओर बढ़ी जहां दोनों युवक कांपती सांसों के साथ छिपे बैठे थे। जब वो परी उनके पेड़ के नीचे पहुंची, उसने ऊपर देखा और साफ शब्दों में कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें बुलाया है। राजकुमार सकपकाया। उसकी हिचकिचाहट देख परी फिर बोली, जल्दी करो, हमारी राजकुमारी तुम्हारी राह देख रही है। अब कोई विकल्प नहीं था। जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसे बांध लिया हो, वो पेड़ से उतरा और परी के साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वो उस स्वर्णिम मैदान की ओर बढ़ रहा था, उसके भीतर एक हलचल थी, डर, जिज्ञासा और एक अजीब सा खिंचाव। सिंहासन के पास पहुंचते ही राजकुमारी ने मुस्कुराकर सिंहासन पर उसके लिए जगह बनाई और कोमल स्वर में कहा, आओ, यहां बैठो। राजकुमार रुका। उसकी आंखों में सवाल और सम्मान दोनों थे, लेकिन साहस नहीं जुटा पाया। कुछ पल की चुप्पी के बाद राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से जवाब दिया, मैं राजगढ़ के राजा का पुत्र हूं। तो तुम वही हो? राजकुमारी मुस्कुराई। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी प्रतीक्षा चमक रही थी। राजकुमार कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा, जैसे उसके पांव जमीन में धंस गए हों। राजकुमारी ने आगे कहा, बहुत दूर, पर्वतों के पार मेरा राज्य है। मैं वहां की राजकुमारी हूं। बरसों से किसी ऐसे राजकुमार के इंतजार में थी जो दिल से साहसी हो, आंखों में सवाल हो, और आज तुम आ गए हो। उसके शब्द धीमे मगर गूंजदार थे, हर एक वाक्य जैसे किसी खामोश मंदिर की दीवार से टकराकर लौट रहा हो। फिर उसने राजकुमार की ओर देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। यह सुनकर जैसे समय थम गया। राजकुमार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, यह संभव नहीं है।
राजकुमारी की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। उसने पूछा, क्यों? राजकुमार ने जवाब दिया, क्योंकि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूं। मैंने प्रतिज्ञा ली है, जब तक वो न मिलेंगी मैं अपने राज्य का अन्न जल तक नहीं छूऊंगा। एक पल के लिए राजकुमारी चुप रही, फिर उसकी आवाज में गहराई उतर आई। प्रतिज्ञा बहुत पवित्र चीज है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपना वचन तोड़ो। जाओ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर एक शर्त पर। राजकुमार ने सवालिया नजरों से देखा। क्या शर्त? राजकुमारी बोली, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटो तो यहां आओ और फिर मुझसे विवाह करके अपने राज्य जाओ। राजकुमार ने बिना झिझके कहा, अगर मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। राजकुमारी कुछ देर तक आसमान की ओर देखती रही, फिर अचानक बोली, लेकिन तुम सिंहल द्वीप तक पहुंचोगे कैसे? राजकुमार थोड़ा चौंका। क्यों? उसमें दिक्कत क्या है? इस बार राजकुमारी हंसी, एक हल्की मधुर हंसी जो किसी जादू की घंटी जैसी थी। तुम बहुत भोले हो, उसने कहा। वो रास्ता आसान नहीं है। बीच में एक मायावी नगरी है, एक ऐसी जगह जहां हर चीज जादू से भरी है। वहां पहुंचते ही किसी न किसी के जाल में फंस जाओगे। राजकुमार के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तो फिर? राजकुमारी ने अपनी कलाई से एक अंगूठी निकाली, जिसमें नीला सा पत्थर हल्की रोशनी में चमक रहा था। ये लो, जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी, कोई जादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राजकुमार ने वह अंगूठी आदर से थामी और झुककर कहा, राजकुमारी, मैं ये कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें कर्ज जैसी कोई बात नहीं। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जैसे ही वो परी राजकुमार को राजकुमारी के सामने ले गई, हवा में एक अनजानी सी गूंज भर गई। न कोई बाजा, न कोई शोर, फिर भी सब कुछ जैसे थम गया हो। राजकुमारी ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम वही हो, एक सच्चा राजकुमार? उसकी आवाज में ना कोई सवाल था, ना कोई शक, बस एक पुरानी प्रतीक्षा की मिठास। राजकुमार चुप खड़ा रहा, जैसे बोलने से वो जादू टूट जाएगा जो उस क्षण में लिपटा हुआ था। राजकुमारी ने आगे कहा, यहां से बहुत दूर, 7 नदियां पार, मेरी रियासत है। बरसों से इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा राजकुमार आए जो सिर्फ तलवार नहीं, इरादों में भी सच्चा हो, और आज तुम आ गए। उसकी आंखें जैसे समय के पार देख रही थीं, और राजकुमार को लगा कि धरती उसके नीचे से खिसकने लगी है। उसने खुद को जैसे तैसे संभाला, लेकिन अगले ही पल राजकुमारी ने वो कह दिया जिसने उसकी सांसें रोक दी कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार की आंखों में एक पल को बिजली कौंधी। उसने धीमे से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। राजकुमारी की आंखों की चमक थोड़ी सख्त हो गई। क्यों? उसने पूछा। राजकुमार ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, क्योंकि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूं, और मैंने वचन दिया है, जब तक वो नहीं मिलेंगी मैं अपने राज्य का अन्न जल नहीं छूऊंगा। एक पल के लिए राजकुमारी की आंखें झपकीं, फिर उसमें अजीब सी शांति आ गई। तो फिर जाओ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने पूछा, क्या शर्त? राजकुमारी ने कहा, जब पद्मिनी को लेकर लौटो तो यहां आना, मुझसे विवाह करके ही अपने राज्य जाना। राजकुमार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन राजकुमारी की नजर अब दूर क्षितिज पर टिक चुकी थी। पर तुम सिंहल द्वीप तक पहुंचोगे कैसे? राजकुमार ने जैसे बच्चों की मासूमियत से कहा। क्यों? वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? राजकुमारी ने सिर झटका और हंस पड़ी। अरे भोले राजकुमार, रास्ते में एक जादुई नगरी है, ऐसी जगह जहां आंखें देखते ही धोखा खा जाती हैं और दिल कब जादू में उलझ जाए पता भी नहीं चलता। राजकुमार चौंक गया। फिर मैं क्या करूंगा? राजकुमारी ने अपने अंग से एक नीले नीलम वाली अंगूठी निकाली जो जैसे खुद रोशनी छोड़ रही थी, और कहा, ये लो, जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी कोई जादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। राजकुमार ने वह अंगूठी अपने हाथ में ली और उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, उपकार नहीं, इंसानियत है।
किसी की सच्ची राह में साथ देना ही असली मदद होती है। अब जाओ, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी राह देख रहा है। बाहर आसमान अब भी बरसात से भीगा हुआ था। बूंदें टपक टपक कर जैसे धरती से कोई पुराना गीत गा रही थीं। वजीर का बेटा दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। भीगे आकाश को कुछ पल तक चुपचाप देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, राजकुमार ने यह कैसी मुश्किल राह चुन ली। क्या अब भी वो अपना इरादा बदल सकता है? लेकिन फिर खुद ही अपनी सोच पर मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था राजकुमार पत्थर का बना था, जो ठान लेता उसे पूरा किए बिना चैन नहीं लेता। तभी जब बारिश की आवाज धीमी होने लगी, उसने राजकुमार को धीरे से हिलाया। उठो, अब चलने का वक्त है। राजकुमार आंखें मलते हुए उठ बैठा और मुस्कुराकर बोला, कसम से अगर तुम नहीं जगाते तो मैं ऐसे सोया रहता जैसे 100 साल की नींद में पड़ा हूं। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े एक काले नाग पर पड़ी। वो चौंक कर खड़ा हो गया। ये क्या था? वजीर के बेटे ने पूरी रात की कहानी सुनाई। कैसे वो जागता रहा, कैसे नाग आया, और कैसे अगर वो भी सो गया होता तो दोनों की यात्रा वहीं खत्म हो जाती। राजकुमार ने उसकी ओर गंभीर नजरों से देखा और शांति से बोला, मित्र, जिसे ऊपर वाला बचाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और याद रखो, हम किसी मामूली सफर पर नहीं हैं। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, कोई हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। वजीर का बेटा चुपचाप उसका सामान समेटने लगा। दोनों ने घोड़ों को तैयार किया और फिर से उस अनजाने रास्ते की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर एक नीला सा तालाब आया, जिसके किनारे सूरज की किरणें खेल रही थीं। आसमान अब पूरी तरह साफ था, जैसे वो भी उन्हें दुआएं दे रहा हो। उन्होंने वहीं रुककर थोड़ा भोजन किया, कुछ देर आराम किया और फिर आगे बढ़ चले। लेकिन जैसे जैसे वे बढ़े, रास्ता बदलने लगा। घना जंगल सामने आ खड़ा हुआ, इतना घना कि पेड़ों की छाया में अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे कोई रहस्यमयी दरवाजा खुल रहा हो। जंगल की सरहद से पहले ही खबर मिल गई थी, यहां जंगली जानवर खुलेआम घूमते हैं, डाकू हर झाड़ी के पीछे छिपे रहते हैं और जरा सी चूक जान की कीमत बन सकती है। वजीर का बेटा घबरा गया, उसकी आंखों में डर तैरने लगा। उसने राजकुमार की ओर देखा, लेकिन राजकुमार तो जैसे मौत से हाथ मिलाकर निकला था। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर इन छोटी छोटी मुश्किलों से डर गए तो रानी पद्मिनी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चलो, वक्त हमारे पीछे है, अब डर नहीं, सिर्फ मंजिल और रास्ता देखो। जैसे ही दोनों सवार उस डरावने जंगल की देहरी पर पहुंचे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा घना हो गया। ऊपर से मोटी शाखाओं ने सूरज की किरणों को ऐसे रोक रखा था जैसे किसी पुरानी साजिश का हिस्सा हो। आगे आगे राजकुमार अपने भाले के साथ, पीछे वजीर का बेटा तलवार संभाले हुए, दोनों अपने घोड़ों पर एक एक कदम रखकर बेहद सतर्कता से भीतर घुस गए। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी कोई पक्षी अजीब आवाज में बोल उठता, कभी किसी झाड़ी में कुछ सरसराता, जैसे कोई छाया पीछे पीछे चल रही हो। तभी अचानक सामने दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। एकाएक सब सन्नाटे में बदल गया। घोड़े वहीं थम गए। सामने एक बाघ था, झुका हुआ, जैसे छलांग की तैयारी में हो। वो पल ऐसा था जहां एक सेकंड भी सोचने का वक्त नहीं था। वजीर का बेटा घोड़े से कूदा और अपनी तलवार से सीधे बाघ पर वार किया। उसकी तलवार की चमक अंधेरे में बिजली सी कटी। वहीं राजकुमार ने भाले से एक जोरदार हमला किया। दोनों के वार इतने सटीक थे कि बाघ वहीं धराशायी हो गया। उस एक पल ने उन्हें और सतर्क कर दिया। अब वो धीरे धीरे लेकिन बेहद चौकन्ने होकर बढ़ते रहे। बीच बीच में कई जानवर सामने आए, लेकिन घोड़ों की आहट सुनते ही रास्ता छोड़ देते। उस जंगल का कोई छोर नहीं दिख रहा था और सूरज तो जैसे उस जगह से पलायन कर चुका था। डर ये था कि अगर रात हो गई तो हर घास की झाड़ी से कोई दरिंदा निकल सकता है। लेकिन उन दोनों ने न हिम्मत हारी, न रफ्तार छोड़ी। अचानक एक जगह आकर पेड़ों की दीवार हट गई और सामने खुला मैदान दिखा। लेकिन सूरज अब ढल रहा था और थकान चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। वजीर का बेटा बोला, अब और नहीं चला जाता, चलो कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें। घोड़े भी जवाब दे रहे हैं। राजकुमार ने हामी भरी। कुछ कदम बाद एक छोटी सी झाड़ियों की आड़ में उन्होंने डेरा डाला। वहीं पास में एक कुआं था। दोनों ने स्नान किया, खुद को ताजा किया और कुछ खाना खाया। फिर वजीर का लड़का बोला,
आज मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी आंखें खुद बंद हो रही हैं, तुम पहरा देना। राजकुमार ने हंसते हुए हामी भर दी, लेकिन जब दोनों अपने बिस्तरों पर लेटे तब कुछ और ही हुआ। थकान से चूर वजीर का लड़का बिस्तर पर पड़ा तो रहा, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी, जैसे जंगल अब भी उसकी नसों में धड़क रहा हो। और दूसरी तरफ राजकुमार, जो पहरेदारी की बात करके लेटा था, वो तो चुपचाप गहरी नींद में सो गया। सुबह की पहली किरणों ने जैसे ही पेड़ों के सिरों को छुआ, वजीर का लड़का चुपचाप उठा। राजकुमार को देखा तो उसकी नींद अब भी गहरी थी, पलकों पर थकान का बोझ और चेहरे पर निश्चिंतता। गुस्सा तो बहुत आया उसे, पर फिर दिल ने याद दिलाया कि वह सिर्फ एक दोस्त नहीं, उसका रक्षक भी है। राजकुमार राजा का बेटा है और वही उसकी जिम्मेदारी भी। वह चुपचाप पास आया, हल्के से कंधा हिलाया और राजकुमार को जगाया। राजकुमार आंखें मलता हुआ उठा और थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैंने सच में कोशिश की थी जागने की, लेकिन क्या करूं, नींद ने धोखा दे दिया। अब वजीर के लड़के को गुस्सा नहीं, बस दया आई। मुस्कुराकर बोला, चलो शुक्र मनाओ कि रात खैरियत से कट गई। ऐसी जगहों पर नींद भी खतरा बन जाती है। फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। रास्ता लंबा था, वक्त बीतता गया और तभी दूर से एक नगर दिखाई दिया। राजकुमार के चेहरे पर रोशनी खिली, लेकिन वजीर का लड़का ठिठक गया। उसे याद आया वो वादा, वो चेतावनी। परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादुई नगर आएगा और वही सबसे बड़ा धोखा होगा। वो बोला, महाराज, इस बस्ती से दूर ही रहना ठीक होगा, इसकी हकीकत कुछ और हो सकती है। लेकिन राजकुमार झुंझला गया। इतने दिन जंगल, कीचड़, कांटे और डर में बिताए हैं, अब जब एक इंसानी जगह दिख रही है तो तू कहता है आगे बढ़ चलें, मैं तो यहीं जाऊंगा। वजीर का लड़का कुछ न बोला, पर चुपचाप पीछे हो लिया। नगर की सड़कें मोहरियों से बनी थीं, हवेलियों के झरोखे रंगीन कांचों से सजे थे और बगीचों में हवा जैसे संगीत गा रही थी। राजकुमार खुद को रोक न सका, जैसे किसी खींचती ताकत ने उसे घोड़े से उतार दिया। वो एक गुलाबों से भरे बगीचे के पास पहुंचा ही था कि तभी सामने से एक झुर्रीदार चेहरा रोते पीटते भागता हुआ आया और राजकुमार से लिपट गया। बेटा, तू कहां चला गया था? उस बूढ़ी औरत की चीख ने सब कुछ थाम दिया। राजकुमार एक पल को सुन्न हो गया, उसकी बाहों में फंसा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर वो औरत ऐसे कस के लिपटी थी जैसे बरसों से रोकी सांस अब टूट कर बाहर निकल रही हो। राजकुमार ने जब उस बुढ़िया की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल पिघल गया। बोला, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बुढ़िया सिसकते हुए बोली, बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो बेटा। और उसने राजकुमार का हाथ कसकर पकड़ लिया। वजीर का लड़का सावधान करते हुए बोला, राजकुमार, मत जाओ, ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन राजकुमार ने हंसकर कहा, मैं अभी आता हूं, तुम यहीं रहो। और बुढ़िया के पीछे पीछे उस पुराने से घर के खुले दरवाजे में दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। वजीर का लड़का दौड़ा, दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हो गया है। वो घंटों दरवाजे के बाहर बैठा रहा, लेकिन न दरवाजा खुला और न राजकुमार निकला। लेकिन अंदर जो घटा वह सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो बुढ़िया असल में एक जादूगरनी थी। जब उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा तो उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी जो किसी भी जादू को निष्फल कर देती थी। वो तुरंत चालाकी से अंगूठी उतार ले गई और तभी राजकुमार उसके वश में हो गया। उसने एक मंत्र बुदबुदाया और अगले ही पल राजकुमार एक छोटी सी मक्खी बनकर दीवार पर जा बैठा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जादूगरनी ने खुद को फिर अपने असली रूप में बदल लिया और वो अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसने हंसते हुए एक और मंत्र पढ़ा और राजकुमार को फिर से इंसान बना दिया। राजकुमार चारों ओर हक्का बक्का देख रहा था। वो बुढ़िया कहाँ गई? ये सुंदर कन्या कहां से आ गई? युवती उसकी हालत देख जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मेरे साथ थोड़ा चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे सिंहल द्वीप जाना है, रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती की मुस्कान गहरी हो गई। लेकिन वहां जाओगे कैसे? राजकुमार ने अनजान बनते हुए कहा। क्या मतलब? युवती बोली,
सिंहल द्वीप चारों ओर से जादू की पहरेदारी में है। वहां पहुंचना नामुमकिन है, और अगर पहुंचे भी तो रानी से मिलना असंभव है। लेकिन राजकुमार की आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। उसने कहा, अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो मैं प्राण दे दूंगा। युवती की आंखों में एक अजीब सी करुणा उभर आई। उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, नहीं, बात यहां तक नहीं पहुंचेगी। मैं तुम्हें 2 बाल देती हूं, एक काला और एक सफेद। जब संकट में हो तो काला बाल जलाना, पिशाचों की फौज तुम्हारी मदद को आएगी, और जब कोई आस ना बचे तो सफेद बाल जलाना, देवताओं की सेना तुम्हारे लिए उतर आएगी, जो कहोगे वो करेंगे। राजकुमार कुछ पल को स्तब्ध रह गया और उसका गला भर आया। वह कुछ कह न सका। युवती ने उसकी चुप्पी को समझा और फिर गंभीर होकर बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमार की आंखें चमकीं। क्या शर्त? युवती बोली, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटो तो मुझे भी साथ ले चलोगे? राजकुमार ने बिना हिचक उत्तर दिया, मंजूर है। युवती थोड़ी देर तक उसे देखती रही, जैसे उसके इरादों को पढ़ रही हो। फिर बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर एक आग सुलग रही है, लेकिन आज मैं तुम्हें रोकना चाहती हूं। राजकुमार मुस्कुराया, मेरा साथी बाहर मेरी चिंता में बैठा होगा, अब मुझे चलना होगा। तभी युवती ने शरारत से कहा, मुझे भी साथ ले चलो। फिर थोड़ा झुककर बोली, बस आज की रात मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार मुस्कुराया और हां कर दी। पूरी रात दोनों चौपड़ खेलते रहे। कभी वो जीतता, कभी हारता, पर हर दांव पर उसकी बुद्धि और धैर्य को देख युवती की आंखों में एक चमक उभरती रही। सुबह होने से पहले उसने एक डिबिया में वे 2 बाल रखे। राजकुमार को उसकी जादुई अंगूठी लौटाई और कहा, जाओ, राह कठिन है, लेकिन तुम जरूर सफल होगे। फिर उसने सख्त स्वर में विदा दी और दरवाजा खोल दिया। बाहर इंतजार करता वजीर का बेटा तो जैसे पूरी उम्मीद छोड़ चुका था। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में राहत की लहर दौड़ गई जब उसने राजकुमार को सही सलामत बाहर आते देखा। वो दौड़ा और उसे गले से लगा लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। राजकुमार ने उसे ढांढस बंधाया, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर उसने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई और कहा, मुझे यकीन है अगर इरादा सच्चा हो तो राह की सारी रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं। वजीर का बेटा बोला, सच कहते हो, बिना संघर्ष के कोई मंजिल नहीं मिलती। अब दोनों ने फिर अपना रास्ता पकड़ा। जादू से भरी उस नगरी को पीछे छोड़कर वे खुले मैदानों की ओर निकल पड़े। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। दूर दूर तक लोग अपने अपने कामों में लगे थे और 2 मुसाफिर एक नए हौसले और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ चले। राजकुमार और वजीर का बेटा चुपचाप थके कदमों से जंगल, नालों और सूखे खेतों को पार करते चले जा रहे थे। बीच बीच में कहीं कोई झरना, कहीं घने बाग बगीचे और कभी कभार कोई उजड़ा खलिहान उनकी आंखों को राहत देते, मगर उनके पैर बिना रुके आगे बढ़ते रहे। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, शांत, अंधेरे में डूबा हुआ, पर जैसे उस जंगल के बीच कोई दीपक टिमटिमा रहा हो। आश्रम के बाहर एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। बड़ी बड़ी जटाएं, लहराती दाढ़ी, रोबीली मूंछें और आंखों में एक गहरी शांति। राजकुमार का मन वहीं रुक जाने को हुआ। जब अपने साथी से बात की तो उसने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। राजकुमार ने विनम्रता से साधु के पास जाकर कहा, बाबा, हम दूर से आए मुसाफिर हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो रात भर यहां ठहरना चाहेंगे। साधु की मुस्कान जैसे बरसात की पहली बूंद हो। वे बोले, यह आश्रम है पुत्र, यहां हर पथिक का स्वागत है, जब तक चाहो रहो। दोनों ने अपने घोड़े बांधे और एक सादा सा कमरा देखकर बिस्तर बिछाया। थोड़ी देर बाद साधु भी वहीं आ बैठे और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी बातें ऐसी थीं जैसे हवा में घुलती हुई कोई पुरानी धुन। उन्होंने पूछा, कहां से आए हो वत्स और किस राह पर हो? राजकुमार ने पूरी कथा विस्तार से सुनाई। सिंहल द्वीप, रानी पद्मिनी और अपने संकल्प का जिक्र करते हुए वह बोला, बाबा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। बाबा की आंखों में एक गहराई उतर आई। वे बोले, वत्स, तुम्हारा काम आसान नहीं है, आकाश से तारा तोड़ने जैसा है, लेकिन तुम मेरे यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। फिर वे उठकर अंदर गए और थोड़ी देर में एक छोटी डिब्बी लेकर लौटे।
जिसमें चांदी सी चमकती भभूत थी। उन्होंने वह राजकुमार को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। जब इसे शरीर पर लगाओगे तो तुम सबको देख सकोगे, पर कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। ध्यान रखना, किसी को पता न चले। राजकुमार ने श्रद्धा से वह भेंट ली, माथे से लगाई और बाबा के चरणों में झुक गया। अब धीरे धीरे सिंहल की असंभव सी लगने वाली यात्रा संभव होती दिखाई दे रही थी। बाबा ने अंत में गहरी आवाज में कहा, पुत्र, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऊंचे ध्येय के लिए जियो। जो लोग अपने जीवन को छोटी इच्छाओं में उलझा देते हैं, वे खुद ही अपने भाग्य को सीमित कर देते हैं, पर जो बड़ी उड़ान भरते हैं वही असली इतिहास बनाते हैं। यह कहकर उन्होंने वह डिब्बी उसके हाथ में थमा दी। राजकुमार और वजीर का बेटा आश्रम के खुले आंगन में बाबा की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके भीतर उतर रहा था। बाबा बोले, वत्स, आगे की राह पिछली राह से भी कठोर हो सकती है। थके शरीर और उलझे मन से कोई पर्वत पार नहीं होता। कुछ दिन ठहरो, खुद को फिर से पूर्ण बनाओ, ताकि जब अगला तूफान आए तो तुम सिर्फ खड़े न रहो, बल्कि उसे पार भी कर सको। राजकुमार, जो भीतर से बेचैन था, तुरंत आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वजीर के लड़के ने बाबा की बात मान ली और धीरे धीरे समझा बुझाकर राजकुमार को भी मना लिया। फिर 4 दिन तक वे उसी आश्रम में रहे। दिन भर बाबा की बातों में समय बीतता, जिनमें तप, त्याग और अनुभव के 100 रंग थे, और रातें चंदन की खुशबू की तरह शांत। बाबा कभी एक छाया की तरह उनके साथ रहते, कभी एक दीपक की तरह उनके भीतर रोशनी करते। विदा के समय उन्होंने दोनों को नजरों से नहीं, दिल से आशीर्वाद दिया, बेटा, कभी अपने ज्ञान या ताकत पर घमंड मत करना, और जो राह पकड़ी है उस पर डटे रहना, चाहे कितनी ही आंधियां क्यों ना आए। फिर दोनों मुसाफिर दोबारा निकल पड़े। मंजिल अभी दूर थी, लेकिन विश्वास अब उनके साथ था। सूरज सिर के ठीक ऊपर आ गया था जब वे एक झील के किनारे पहुंचे। नीला शांत पानी उनके चेहरे पर ठंडक ला रहा था। उन्होंने स्नान किया, सूखे पत्तों पर बैठकर भोजन किया और फिर कुछ देर एक पेड़ की छांव में विश्राम किया। जब फिर से चलने लगे तो मौसम एकदम सुहाना था। हल्की हल्की ठंडी हवा, जैसे कोई अनदेखी शक्ति रास्ता साफ कर रही हो। पक्षियों की चहचहाहट जैसे किसी अदृश्य संगीत की लहर हो। राजकुमार कुछ क्षण प्रकृति को देखता रहा और फिर वजीर के बेटे से बोला, देखो, सब कुछ निरंतर बह रहा है, हवा कभी नहीं रुकती, पक्षियों का कलरव थमता नहीं। ये गति ही जीवन की असली पहचान है। इंसान को भी यही सीखना चाहिए। वजीर का लड़का मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसने कहा, सच कहा तुमने, ये धरती भी तो पल भर नहीं रुकती, हर पल घूम रही है, और अगर ये रुक जाए तो दुनिया ही बिखर जाएगी। दोनों को एहसास हुआ था कि जीवन की असली साधना है चलते रहना, रुकना नहीं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरे विचारों को पढ़ लेते हो मित्र। और फिर उसकी आंखें दूर फैली हरियाली, झरनों की धीमी आवाज और शांत आकाश में उड़ते पंछियों में खो गईं। जैसे उसके भीतर कुछ शांत हो रहा हो, गहरा होता जा रहा हो। घोड़ों ने भी जैसे इस शांति को महसूस कर लिया। उनकी चाल धीमी हो चली थी। दिन ढलने लगा। सूरज का नारंगी गोला पेड़ों के पीछे छिपने को तैयार था और आसमान पर हल्की बैंगनी चादर बिछने लगी थी। तब दोनों एक विशाल पुराने पेड़ के नीचे रुके, जिसकी शाखाएं किसी दादी की बाहों जैसी लगती थीं, सुरक्षित, थकी आत्माओं को थामने को तैयार। वजीर का बेटा थककर जल्दी ही सो गया, पर राजकुमार की आंखों में नींद नहीं, विचारों की हलचल थी। तभी उसकी नजर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर गई, जहां एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए थे। हवा बिल्कुल शांत थी और राजकुमार को साफ सुनाई दे रहा था। वो तो पक्षियों की भाषा जानता था। तोते ने कहा, मैना, चलो कोई किस्सा सुनाओ ताकि रात कटे। मैना बोली, तुम रोज मेरी कहानी सुनते हो, आज मैं दूसरों की कहानी सुनाऊं। तोता हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, आज कुछ नया सुनाओ, मजा आना चाहिए। मैना ने थोड़ी देर आंखें मूंदी और फिर धीमे स्वर में बोली, इस नगर के राजा की एक बेटी है, बला की खूबसूरत, मासूम और समझदार। इधर बहुत दिनों से बीमार है। इतने वैद्य आए, मंत्र तंत्र सब कर लिया, पर कुछ असर नहीं हुआ। राजा अब हार मानने के कगार पर है। उसे डर है कि उसकी इकलौती बेटी शायद। वो रुक गई।
तोते की आवाज धीमी हो गई। कोई इलाज? मैना ने लंबी सांस ली, फिर कहा, बस एक तरीका है। इस पेड़ की जड़ अगर निकालकर पीसकर पानी में मिलाकर पिला दी जाए तो राजकुमारी एकदम ठीक हो जाएगी। इतना कहकर दोनों चुप हो गए, लेकिन नीचे धरती पर एक और कान यह सब सुन रहा था। राजकुमार ने धीमे से उठकर भाले की नोक से पेड़ की एक ओर की मिट्टी हटाई और बहुत ध्यान से उसकी जड़ की थोड़ी सी टहनी काट ली। उसे अपने वस्त्र में लपेटकर उसने रखा और फिर चुपचाप लौटकर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब उनके चेहरों पर पड़ी तो दोनों मित्र उठे, तैयार हुए और फिर यात्रा की अगली डगर पर चल पड़े। जैसे ही दोपहर की धूप ढलने लगी और रास्ते के मोड़ पर एक विशाल द्वार दिखा, राजकुमार की आंखों में पहचान की एक चमक आ गई। यह वही नगर था जिसके बारे में मैना ने उस रात फुसफुसाते हुए बताया था। चारों ओर भीड़ लगी थी, गलियों में ढोल बज रहे थे और एक आदमी बार बार मुनादी कर रहा था, जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा उसे उसका हाथ और आधा राज्य मिलेगा। राजकुमार ने बिना एक पल गंवाए अपने घोड़े की लगाम महल की ओर मोड़ दी। उसकी आंखों में एक अलग ही विश्वास चमक रहा था। वजीर का बेटा घबराया। उसने कहा, रुको, सोच लो। लेकिन राजकुमार अब किसी की सुनने के मूड में नहीं था। फाटक पर जब पहरेदार ने रास्ता रोका तो राजकुमार ने बस इतना कहा, मैं राजकुमारी का इलाज कर सकता हूं। और जैसे उसके शब्दों में कोई जादू था, वो सीधा दरबार में पहुंचा दिया गया। राजा थके, टूटे और हारे हुए लग रहे थे। बोले, बेटा, बड़े बड़े वैद्य हार चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। राजकुमार कुछ नहीं बोला। उसने बस चुपचाप अपनी पोटली से पेड़ की जड़ निकाली, एक कटोरी में पानी लिया और उस जड़ को घिसने लगा। उसने वो पानी राजकुमारी के सूखे होंठों पर लगाया और जैसे ही बूंदें उस पर पड़ीं, सबकी आंखें खुल गईं। राजकुमारी की उंगलियां हिलीं, बदन में जान सी लौटती दिखी। फिर उसने कुछ पानी उसके मुंह में डाला और चमत्कार, राजकुमारी की आंखें खुल गईं और कुछ ही देर में वह उठकर बैठ गई, जैसे नींद से जागी कोई परी हो। राजा की आंखों में आंसू थे। वो उठकर राजकुमार को गले से लगा लेते हैं। तुमने मेरी बेटी का जीवन बचाया है, आधा राज्य और मेरी बेटी अब तुम्हारी है। पर राजकुमार मुस्कुराता है और कहता है, राजन, मैंने एक प्रतिज्ञा ली है जिसे पूरी किए बिना कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। राजा कुछ देर चुप रहते हैं, फिर गंभीर होकर कहते हैं, तो जाओ, अपना काम पूरा करो। लौटो तो बेटी भी तुम्हारी होगी और राज्य भी, और अगर चाहो तो यहीं राज भी करो। पूरे नगर में जैसे कोई उत्सव शुरू हो गया। लोग राजकुमार को घेरे नाचने लगे, फूलों की बारिश होने लगी। पर राजा ने भीड़ को रोका और विदाई देते हुए कहा, यहां से 10 कोस पश्चिम में एक बाबा रहते हैं, गुफा में, उनसे जरूर मिलना, वो तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे। राजकुमार ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर अपने घोड़े को पश्चिम की ओर मोड़ दिया। राजकुमार जब महल के फाटक से बाहर आया तो वजीर का बेटा पहले से उसकी राह ताक रहा था, चेहरे पर जिज्ञासा, आंखों में चमत्कार की उम्मीद। जैसे ही राजकुमार पास आया, उसने उसे गले लगा लिया और धीरे से पूछा, ये कमाल कैसे हुआ? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए रात वाले पेड़, तोते और मैना की वो रहस्यमयी बातचीत सुना दी और फिर बोला, इस दुनिया में कई बार जो चीजें सबसे मामूली लगती हैं, वही सबसे बड़ा चमत्कार कर जाती हैं। अगर हम उस रात उस पेड़ के नीचे न रुकते तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। फिर उसने कहा, हमें उन पक्षियों का उपकार हमेशा याद रखना चाहिए। दोनों ने घोड़े साधे और पश्चिम की ओर चल दिए, जैसे राजा ने कहा था। 10 कोस की दूरी के बाद उन्हें एक पहाड़ी के बीचों बीच वो रहस्यमयी गुफा दिखाई दी, जो बाहर से तो अंधेरे में डूबी थी, लेकिन भीतर से जैसे कोई ऊर्जा फूट रही हो। अंदर पहुंचे तो देखा, एक वृद्ध बाबा ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उनका चेहरा शांत लेकिन तेज, ऐसा जैसे वर्षों की तपस्या चमक रही हो। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर चरणों में प्रणाम किया और चुपचाप उनके सामने खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोलीं, जैसे समय ने आंख खोल दी हो। गहरी आवाज में पूछा, वत्स, कैसे आए हो? राजकुमार ने पूरी बात बताई और कहा, राजा ने कहा था कि आपसे मिलूं। बाबा मुस्कुराए, जैसे कोई पुरानी भविष्यवाणी पूरी हो रही हो, और बोले, तुमने बहुत कठिन मार्ग चुना है,
पर कुछ लोग इसी दुनिया में कठिनाइयों से लड़ने के लिए जन्म लेते हैं। राजकुमार ने नजर झुकाए बिना कहा, बाबा, अगर काम आसान होता तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या होता? बाबा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, वाह वत्स, जो कठिन काम से डरे वो क्या मनुष्य। फिर थोड़ा रुककर उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, अब तुम्हें सिंहल द्वीप जाना है, लेकिन याद रखो वो द्वीप महासागर के उस पार है, बिल्कुल उस पार। क्या तुम तैयार हो उस सागर से टकराने को? राजकुमार का चेहरा अडिग था। उसने कहा, बाबा, जिस शक्ति ने मुझे यहां तक पहुंचाया वो ही मेरी नाव बनेगी, मैं हिचकूंगा नहीं। बाबा ने सर हिलाया जैसे किसी अनकहे रहस्य पर मुहर लगा दी हो, और फिर अपने पास से लकड़ी की बनी एक चमकदार खड़ाओं की जोड़ी निकाली। इन्हें पहन लेना, समुद्र तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। और याद रखना, शक्ति का काम है राह बनाना, मनुष्य तो केवल निमित्त होता है। राजकुमार ने खड़ाऊं दोनों हाथों से थामी, और जैसे ही उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया, बाबा ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। राजकुमार और वजीर का बेटा जब फिर से घोड़ों पर सवार होकर रवाना हुए, राजकुमार की आंखें नम थीं। हवा में धूप की तपिश थी, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ अनकहा ठहर गया। रास्ते के हर मोड़ पर अब सागर का चेहरा दिखने की आतुरता थी, जैसे समुंदर खुद उन्हें बुला रहा हो। लेकिन तभी एक चिंता ने राजकुमार को जकड़ लिया। खुद तो खड़ाऊं की शक्ति से समुंदर पार कर लेगा, लेकिन उसका साथी। उसी वक्त उसने घोड़ा रोका और गंभीर स्वर में कहा, मित्र, अब से आगे की लड़ाई मुझे अकेले लड़नी होगी। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तुम यहीं ठहरना। वजीर का बेटा सन्न रह गया। उसकी आंखें जैसे पूछ रही थीं, अकेले कैसे? लेकिन राजकुमार ने हाथ पकड़कर कहा, मेरे पास रास्ता है, तुम बस मेरा इंतजार करना। और दोनों फिर चल पड़े। पर अब उस सन्नाटे में उनके मन की हलचल साफ सुनाई दे रही थी। राजकुमार बाहर से दृढ़ लेकिन भीतर बेचैन था, और उसका साथी, वो तो जैसे हर पल यही सोच रहा था, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। आखिरकार शाम होते होते सामने समुंदर आ ही गया, और क्या नजारा था। जैसे धरती का अंत वहीं था, और उसके आगे बस एक गरजता हुआ, लहरों से भरा अंतहीन संसार। ऊंची ऊंची लहरें आसमान से बातें कर रही थीं, और दोनों योद्धा उन लहरों को नजरें गड़ाकर देखते रहे। रात को किनारे ही रुके, और तय हुआ सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विदा होगी। अगली सुबह हल्का सा नीला आसमान, हवा में ताजगी, लेकिन दिल भारी था। राजकुमार ने अपने घोड़े का माथा चूमा, वजीर के लड़के की बहती आंखें अपने हाथों से पोंछीं, और गले लगाते हुए कहा, मित्र, वक्त लगेगा, पर मैं जरूर लौटूंगा। फिर उसने खड़ाऊं पहनी, गहरी सांस ली, और समुंदर की लहरों की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसका पहला कदम पानी में पड़ा, शरीर सिहर गया, पर तुरंत ही उसने महसूस किया कि वो पानी पर खड़ा है, जैसे जमीन हो। अगला कदम, फिर अगला, और हर कदम के साथ उसकी हिम्मत गहराती गई। वजीर का लड़का किनारे से देख रहा था, आंखें फटी की फटी। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन राजकुमार आगे बढ़ता गया, और धीरे धीरे उसकी आकृति समुंदर की हलचलों में खोती चली गई। पूरा दिन बीत गया। राजकुमार जल पर ऐसे चल रहा था जैसे कोई व्यक्ति हवा में तैर रहा हो। आसपास मछलियां थीं, अजीब समुद्री जीव भी, लेकिन जैसे सब में कोई अदृश्य डर हो, वो पास आने की हिम्मत भी नहीं करते थे, बस एक झलक लेकर दूर भाग जाते। राजकुमार समुंदर की उस अद्भुत यात्रा में पूरे जोश और रोमांच के साथ आगे बढ़ता गया, लेकिन चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। ना कोई किनारा, ना कोई ठिकाना, ना कोई दिशा। पूरा एक दिन बीत गया, फिर पूरी रात, लेकिन उसका हौसला टस से मस नहीं हुआ। और फिर अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ जब उसने आंखें खोलीं, सामने एक जादू जैसा दृश्य फैला था। दूर क्षितिज पर दिख रहा था सिंहल द्वीप, वही धरती जहां रानी पद्मिनी को कैद किया गया था। उस टुकड़े को देखकर उसकी रगों में बिजली सी दौड़ गई। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसका जोश एक पल को ठिठक गया। द्वीप की सीमाओं पर काले काले विशाल भयानक राक्षस खड़े थे। राजकुमार ने जरा भी समय न गंवाते हुए अपनी भभूत की डिब्बी निकाली, एक चुटकी ली और मुंह में डाल ली, और अगले ही पल सब कुछ साफ हो गया। वो उन्हें देख सकता था, लेकिन वो उसे नहीं। और अब वो बेधड़क राक्षसों के बीच से गुजरता चला गया, जैसे कोई साया हो, जैसे हवा के झोंके सा हल्का,
पर भीतर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर राक्षस की लाल आंखें, उसके नुकीले दांत और उनके तलवार जैसे नाखून उसे जैसे चेतावनी दे रहे थे। पर राजकुमार की नजरें अब सिर्फ मंजिल पर थीं। शहर के अंदर दाखिल होकर उसने तय किया, पहले सब कुछ समझना होगा, ताकत से नहीं, बुद्धि से जीतना होगा। उसने पूरे नगर का चक्कर लगाया, गली गली, हर मोड़, हर चैक, हर एक कोना उसके भीतर उतरता चला गया। और जब वो पद्मिनी के महल के सामने पहुंचा, तब उसने जाना कि इस महल में सीधी घुसपैठ नामुमकिन है। यहां तो कोई और ही रास्ता निकालना होगा। लेकिन जितना वो शहर में घूमा, उतना ही वो इस नगर की सुंदरता में खोता गया, जैसे ये धरती पर कोई स्वर्ग हो। जमीन पर हरियाली नहीं, हरी दूब के कालीन बिछे थे और हवा में वो भीनी खुशबू थी जो सीधे मन में उतरती थी। हर कोने पर रंग बिरंगे फूलों की बेलें झूल रही थीं। फव्वारों से निकलता गुलाब जल जैसे किसी दैवी स्पर्श की तरह वातावरण को चूम रहा था। राजकुमार नगर की गलियों में यूं खो गया था जैसे कोई सपना देख रहा हो। हवा में महकते फूलों की खुशबू ऐसी थी जैसे कोई अनदेखा संगीत कानों में घुल रहा हो। फव्वारों से निकलता गुलाब जल पूरे वातावरण को ताजगी से भर रहा था और सड़कों की सफाई देखकर राजकुमार सोच में पड़ गया, क्या वाकई यह धरती है या इंद्रलोक की छाया। लेकिन तभी उसके मन में एक झटका सा लगा, अरे वह तो अदृश्य है, पर वापस अपने असली रूप में कैसे लौटेगा। यह सोचकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, माथे पर पसीना आ गया। और तभी जैसे किसी ने उसकी सोच पढ़ ली हो, वो बाबा जिनसे उसे पहली डिबिया मिली थी अचानक सामने प्रकट हो गए। बिना कुछ कहे उन्होंने दूसरी डिबिया उसकी ओर बढ़ाई और गंभीर स्वर में बोले, इसकी भभूत से तू अपना असली रूप पा सकेगा, लेकिन याद रखो, इसे इस्तेमाल करने में जरा सी भी लापरवाही मत करना। अगर किसी राक्षस की नजर पड़ गई तो वे तुझे जिंदा निगल जाएंगे। और इतना कहकर वो धुएं की तरह गायब हो गए। राजकुमार ने डिबिया संभाली और गहरी सांस ली। अब वक्त था अगला कदम उठाने का। उसने जेब से वो 2 बाल निकाले, एक काला एक सफेद। पहले काले बाल को जलाया और अगले ही पल जैसे धरती कांप उठी हो, राक्षसों की पूरी फौज उसके सामने खड़ी हो गई। बिना सवाल किए उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने इशारा किया, किले की सुरक्षा में तैनात सभी राक्षसों को हटाओ। और देखते ही देखते सारे भयानक राक्षस जमीन पर गिर पड़े, जैसे किसी ने बुराई की जड़ें ही काट दी हों। कुछ राक्षसों को बचाकर बाकी को उसने विदा कर दिया। अब बारी थी सफेद बाल की। जैसे ही वो जलाया, आकाश की ओर से एक दिव्य आभा फैली और स्वर्गदूत प्रकट हुए। राजकुमार ने उनसे कहा, समुंदर के किनारे एक भव्य जहाज चाहिए, ऐसा जिसमें अनगिनत हीरे जवाहरात हों और हर तरह के बेशकीमती आभूषण भरे हों। और चंद ही पलों में वहां समुद्र की लहरों पर एक चमचमाता जहाज खड़ा था, सोने से दमकता, हीरों से सजा, जैसे किसी राजा की सबसे कीमती कल्पना साकार हो गई हो। अब सब तैयार था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जैसे ही वह जादुई जहाज हीरे जवाहरात से लबालब भरकर तट पर खड़ा हुआ, पूरे नगर में सनसनी फैल गई। हर गली, हर चैक पर सिर्फ एक ही बात हो रही थी, एक सौदागर आया है जिसकी दौलत की कोई सीमा नहीं। लोगों की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने उस जहाज को देखा। सोने की नक्काशी, माणिकों की झालरें और भीतर बेशुमार आभूषण जो किसी सपने जैसे लगते थे। यह खबर उड़ती हुई रानी पद्मिनी के महल तक पहुंची, और जैसे ही उसने सुना कि कोई परदेश से आया सौदागर उसके राज्य में आया है जो दुर्लभ आभूषणों का व्यापारी है, उसका मन जिज्ञासा से भर गया। उसने तुरंत दूत भेजा और आदेश दिया, उसे दरबार में हाजिर करो। अगले ही पल राजकुमार, जो इस समय एक अमीर व्यापारी का रूप धर चुका था, महल के चमचमाते दरबार में दाखिल हुआ। दरबार सुगंधित था, रंगीन पर्दों से सजा, और बीच में स्वर्ण सिंहासन पर बैठी थी पद्मिनी, रूप की रानी, तेज से भरी और इतनी सुंदर कि राजकुमार की सांस कुछ पल के लिए थम गई। उसने सिर झुकाकर अभिवादन किया, और जब पद्मिनी ने बैठने का इशारा किया तो वो अदब से सामने रखे आसन पर बैठ गया। पद्मिनी ने सवाल किया, कहां से आए हो? और राजकुमार ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, स्वर्ण भूमि से। क्या करते हो वहां? मैं हीरे जवाहरात का व्यापार करता हूं, उसने नजरें मिलाते हुए कहा। पद्मिनी अब थोड़ा गंभीर हुई। यहां क्यों आए हो? तो राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना था
यहाँ एक रानी है जो आभूषणों की असली परख जानती है, और मैं अपनी सबसे अनमोल चीजें उसी को दिखाना चाहता हूं। पद्मिनी की आंखों में हल्की चमक आई। तो क्या तुम कुछ आभूषण लाए हो? जी हां, जरूर, राजकुमार ने कहा। कहां है वो? समुंदर के किनारे मेरा जहाज खड़ा है, उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया। यह सुनकर पद्मिनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तो तुम मुझे वो आभूषण दिखा सकते हो? बस इसी उम्मीद में आया हूं। राजकुमार की आवाज में एक आत्मविश्वास और छिपा हुआ इशारा था। पद्मिनी ने अब रुख बदलते हुए कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ खास आभूषण भेजना। राजकुमार ने सिर झुकाया और मन ही मन सोचा, पहला दरवाजा खुल गया है, अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा ली, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया। वो बस चलता तो जा रहा था, पर हर कदम पर पीछे मुड़कर उस चेहरे को फिर से देखने की उम्मीद में निगाहें दौड़ाता रहा। रानी की छवि उसकी आंखों में बस चुकी थी, और जब वो अपने जहाज पर लौटा तो उसे भूख का होश था, न नींद का। बस हर तरफ वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आवाज। तभी जैसे समय खुद चेतावनी देने चला आया हो, वो खड़ाऊं वाले बाबा फिर प्रकट हुए, सामने खड़े, उसी गंभीर नजर के साथ, और बोले, क्या तू अपना रास्ता भूल गया है? जिस राह पर तू आया है वहां रुकना मना है, देर करेगा तो मुसीबत हो जाएगी। इतना कहकर वो उसी तरह गायब हो गए। राजकुमार जैसे नींद से जागा। उसने झटके से खुद को संभाला, अलमारी खोली और चमचमाते आभूषणों के ढेर में से कुछ ऐसे टुकड़े चुने जो बेमिसाल थे, इतने खास कि उन्हें देखकर कोई भी दिल थाम ले, और शायद पद्मिनी भी। लेकिन जब उसने रात में सोने की कोशिश की तो वो बेचैनी जैसे और भी गहरा गई। नींद तो जैसे उससे कोसों दूर चली गई थी। अगला दिन आया, फिर दोपहर हुई, पर कोई भी लेने नहीं आया। अब उसे लगा कि शायद रानी उसे भूल गई। लेकिन जैसे ही उम्मीद का दीपक बुझने को था, उसी पल एक तेज आहट के साथ रानी का दूत आ धमका और बोला, चलो अभी। राजकुमार पहले से ही तैयार था, झटपट उसके साथ चल पड़ा। इस बार महल में एक नया कक्ष था, चारों तरफ शीशों की दीवारें, जैसे हर कोण से खुद को और सामने वाले को देख सकें। आज भी वही मुलाकात, वही अभिवादन, और फिर शुरू हुआ आभूषणों का सिलसिला। पद्मिनी हर एक गहना हाथ में लेकर अपने रूप पर आजमाती, कभी माथे से लगाकर, कभी गले के पास, और आईनों में खुद को देखती। जो पसंद आता उसे अलग रख देती, और कभी कभी मुस्कुराकर राजकुमार से पूछती, ये कैसा लग रहा है? वक्त जैसे थम गया था, पर जब सूरज ढलने को आया तो पद्मिनी बोली, बाकी कल देखेंगे। राजकुमार ने मन मारकर कहा, आपकी जैसी मर्जी। वो लौट गया, लेकिन अब उसका उत्साह और बढ़ गया था। उसने तय कर लिया कि अगली बार और भी खास चीजें लेकर जाएगा, ऐसी जो रानी की नजरें खुद रोक न सकें। और सच में अगले दिन जैसे ही दूत आया, वो पहले से भी बेहतर आभूषण लेकर महल पहुंचा। पद्मिनी उन्हें देखकर हैरान रह गई। उनमें एक अनोखी चमक थी, जैसे किसी और लोक से आए हों। उसने ढेर सारे गहने पसंद कर लिए, पर जब उन्हें पास से देखा तो ठिठक गई। अधिकतर जोड़ीदार गहनों में से सिर्फ एक एक ही थे। वो भौहें चढ़ाकर बोली, ये क्या है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मेरे जहाज पर आभूषणों का पूरा खजाना बाकी है। मैंने सोचा जब आपकी पसंद पूरी हो जाएगी तभी उनकी जोड़ी दिखाऊंगा, आपकी पसंद को समझकर। पद्मिनी ने थोड़ी नाराजगी से भौहें चढ़ाईं। ये कैसा अजीब सोच है? राजकुमार ने तुरंत विनम्रता से जवाब दिया, इसलिए सोचा कि एक बार आप पूरा भंडार खुद अपनी आंखों से देख लें। अगर आपको ऐतराज न हो तो आप खुद मेरे जहाज पर चलकर देख सकती हैं। पद्मिनी एक पल को चुप रही। उसकी आंखों में संशय की लकीरें उभरीं, लेकिन भीतर कहीं उसकी जिज्ञासा जाग चुकी थी। थोड़ी सोचकर उसने हामी भर दी, और राजकुमार ने झुककर विदा ली और जहाज की तैयारी करने चला गया। तय समय पर पद्मिनी जब जहाज पर पहुंची तो वो दृश्य सच में चकित कर देने वाला था। हर कोने में अनमोल रत्न, अद्भुत गहनों की चमक, और उनके बीच हवा में महकती केसर चंदन की खुशबू। पद्मिनी उस खजाने में इतनी डूब गई कि उसे न समय का होश रहा, न अपने आसपास की दुनिया का। लेकिन जब उसने जाने के लिए मुड़ने की कोशिश की तो राजकुमार ने बड़ी सादगी से कहा, अब आप कहां जाएंगी और किस रास्ते? पद्मिनी ने चौंक कर पूछा। क्यों? राजकुमार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
क्या आप देख नहीं रही? जहाज तो चल पड़ा है। हम अब किनारे से बहुत दूर निकल चुके हैं। पद्मिनी ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो सचमुच हर तरफ सिर्फ समुंदर था, न किनारा न किला, बस लहरों की अनंत गहराई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुमने मेरे साथ छल किया है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन राजकुमार बस मुस्कुरा उठा और बोला, पद्मिनी जी, अब पीछे जाना मुमकिन नहीं। हम सिंहल द्वीप की सीमाओं से बहुत दूर निकल आए हैं। रानी अब मछली की तरह छटपटा रही थी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी, जैसे उसके आत्मविश्वास को किसी ने खींच लिया हो। तभी राजकुमार ने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं कोई व्यापारी नहीं, राजगढ़ का राजकुमार हूं और आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूं। समंदर की उस गहराई में जहां आसमान और पानी एक रंग हो जाते हैं। राजकुमार ने पद्मिनी के सामने सच्चाई की सारी परतें खोल दी। कैसे उसने पद्मिनी के रूप की एक झलक पाने के लिए सौदागर का भेष बनाया, कैसे वह दरबार तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाता गया। फिर वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, ये तो अब जाकर कह पा रहा हूं। पद्मिनी उसकी बातों को सुनकर थोड़ी हल्की जरूर हुई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी थोड़ी नाराजगी की छाया थी। इतना बड़ा धोखा देने की क्या जरूरत थी? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, अगर कपट नहीं करता तो क्या तुम राजी खुशी मेरे साथ आ जाती? इस बार पद्मिनी के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब में बस एक लंबी चुप्पी थी, भारी, खामोश और गहराई से भरी। जहाज समंदर पर अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक वो बुरी तरह हिचकोले खाने लगा। हवाएं तेज हुईं, लहरें दहाड़ने लगीं और पानी आसमान तक उठने लगा। पद्मिनी डर के मारे कांप गई और राजकुमार की ओर भागी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। राजकुमार ने उसके कांपते कंधों पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये बस समंदर का तूफान है, थोड़ी देर में सब थम जाएगा। लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बड़ी बड़ी लहरें जहाज से टकराकर उसे झुका रही थीं। डर से कांपती पद्मिनी ने खुद को राजकुमार की बाहों में छिपा लिया। राजकुमार ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, अब से तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा, लेकिन पद्मिनी थक कर सो गई, जैसे उसका पूरा वजूद समंदर की थकान में डूब गया हो। लेकिन राजकुमार की आंखों में नींद नहीं थी। वो दूर क्षितिज को देख ही रहा था कि तभी उसे बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमे से बोल रहा हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां सिर्फ वो और पद्मिनी थे। फिर देखा, एक कोने में दो पिंजरे, उनमें एक तोता और एक मैना। तोता बोला, कहो मैना, क्या सुनाएगी आज, आप बीती या पर बीती? मैना ने आंखें मूंदी और दुख से भरे स्वर में कहा, पर बीती, इस जहाज पर दो सुंदर दिल हैं, दो मासूम रूहें, लेकिन हाय, इनकी सांसें अब गिनी चुनी हैं बेचारे। और फिर वो चुप हो गई, जैसे आने वाले तूफान का रहस्य उसी चुप्पी में छुपा हो। घुप अंधेरे में बस समुंदर की लहरों की आवाज थी और जहाज की लकड़ी का चरमराना। और तभी उस चुप्पी को चीरती दो आवाजें उभरीं, तोता और मैना की, जैसे किसी अनदेखी दुनिया से कोई गूढ़ भविष्यवाणी कानों में उतर रही हो। तोता बोला, रुक रुक के मत बोल, साफ बताओ ना क्या होने वाला है इन दोनों के साथ। मैना की आवाज भारी थी, जैसे कोई थकी आत्मा बोल रही हो। सुबह होते ही जहाज किनारे लगेगा, वहीं वजीर का बेटा मिलेगा जो उन्हें एक खास घर में ठहराएगा, पर वो घर कुछ ही देर में ढह जाएगा और ये दोनों उसकी दीवारों के नीचे दब जाएंगे। तोते की आवाज कांपी, अरे ये तो बहुत भयानक है, क्या कोई रास्ता नहीं है? मैना बोली, अगर ये उस घर में ना जाएं, अगर कोई सुन रहा हो तो गांठ बांध ले, उस घर में ठहरे तो बच नहीं पाएंगे। तोता बेचैन होकर बोला, फिर तो सब ठीक है ना? मैना ने लंबी सांस ली। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, जहां ये रुकेंगे वहां एक और आफत इनका इंतजार कर रही है। तोता चौंका, क्या? मैना बोली, राजकुमारी जब सुबह उठेगी और अपने जूते में पांव डालेगी, तब अंदर छुपा हुआ सांप उसे डस लेगा। तोता चीख पड़ा, हे भगवान, कोई उपाय? मैना ने धीमे से कहा, अगर कोई पहले उठे, जूते को उलट दे और सांप को मार दे तो बचाव हो सकता है। तोते ने उम्मीद से पूछा, फिर तो कोई और खतरा नहीं है?
मैना चुप रही और फिर बोली, एक आखिरी, ये दोनों उड़न खटोले में बैठेंगे, वह ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और सीधे नीचे गिरेगा और उसी में इनकी मौत होगी। तोते की आवाज अब कांप रही थी। तो फिर क्या कोई उपाय है इसका भी? मैना ने शांति से कहा, अगर कोई सुन रहा हो तो इन्हें उस उड़न खटोले में न चढ़ने दे। अगर ये तीनों बाधाएं टल जाएं तो फिर इनकी जिंदगी में सिर्फ सुख है, बस सुख। सारी बातचीत सुनते हुए राजकुमार की आंखें डरी हुई थीं, लेकिन उसके अंदर एक राहत भी थी। उसे अब राह पता थी और संकट के पहले ही उसे उसका समाधान मिल गया था। उसने दिल ही दिल में मैना को प्रणाम किया। सवेरा होने ही वाला था और जैसे ही किरणें समंदर की सतह पर पड़ीं, दोनों पक्षी फड़फड़ाते हुए उड़ गए। अब किनारा भी नजदीक था और वहां बालू का ढेर दिखाई दे रहा था। वजीर का बेटा मुस्कुराता हुआ राजकुमार ने पद्मिनी की ओर देखा और कहा, यह है मेरा साथी, जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ निभाया है। आज ये हमारी अगली मंजिल के लिए सब कुछ तैयार रखे हैं। वजीर के बेटे ने जैसे ही राजकुमारी को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी तपते रेगिस्तान में अचानक कोई ठंडा सरोवर दिख गया हो। उसने उनके ठहरने का इंतजाम एक आलीशान भवन में कर रखा था, मगर जैसे ही वहां पहुंचे, राजकुमार के जहन में मैना की चेतावनी ताजा हो उठी। उसने बिना एक पल गंवाए कहा, हम यहां नहीं रुक सकते, कोई दूसरा भवन देखो। वजीर का बेटा थोड़ा चौंका, बोला, मैं सब जगह देख चुका हूं, यही सबसे सुरक्षित और सुंदर जगह है। लेकिन राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। चेहरे पर अडिगता थी और आंखों में कोई अनकहा डर। मजबूर होकर वजीर का बेटा पास ही एक और भवन ले आया, कुछ कम भव्य पर फिलहाल सुरक्षित। रात ढलने लगी। पद्मिनी थक कर गहरी नींद में डूब गई और राजकुमार धीरे धीरे उसे बीती बातों की कुछ झलकियां सुनाता रहा। फिर खुद भी बिस्तर पर लेट तो गया, पर नींद उसकी आंखों से दूर रही। आधी रात के बाद अचानक जमीन कांपी, जैसे धरती ने करवट ली हो। तेज धमाके के साथ वो पहला भवन मिट्टी में मिल गया, बस मलबा और धूल का गुब्बार बचा। वजीर का बेटा भागा भागा आया, वो स्तब्ध रह गया और मन ही मन राजकुमार की दूरदर्शिता को प्रणाम किया। लेकिन इसी रात कुछ और भी घटने वाला था। सुबह की रेखा उभरने से पहले राजकुमार की आंखें एक धीमी सी फुंकार पर टिक गईं। एक काला चमकता विषधर सांप धीरे से सरकता हुआ पद्मिनी की जूती में जाकर कुंडली मारकर बैठ गया, जैसे वहीं उसकी मौत का दूत हो। राजकुमार तुरंत उठा, तलवार निकाली और बिना एक पल गंवाए सांप को दो हिस्सों में चीरकर बाहर फेंक दिया। वह चुपचाप बैठा रहा जब तक कि सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर न आ गई। पद्मिनी उठी, तरोताजा, जैसे नींद ने सारी थकान धो दी हो। उसने मुस्कुराकर राजकुमार को देखा और वो भी हल्की मुस्कान के साथ उसके करीब आ गया, उसके बालों को सहलाते हुए, जैसे हर खतरे से बचा लेने का वादा दोहरा रहा हो। पद्मिनी के दिल में सुकून था। वो सोच रही थी, कैसा भाग्यशाली जीवन है जो इसे ऐसा जीवन साथी मिला। तभी वजीर का बेटा आया और बोला, अब आगे की यात्रा उड़न खटोले से करेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन राजकुमार ने साफ मना कर दिया। वजीर का बेटा आहत हुआ, उसे लगा कि जैसे उसकी योजना का अपमान हुआ हो। तब राजकुमार ने उसे रात को तोते और मैना की वह रहस्यमयी बातचीत बताई। सारा दृश्य सामने आ गया और वजीर का बेटा चुप हो गया। फिर राजकुमार ने उसे राजगढ़ भेज दिया और खुद घोड़ों पर सवार होकर पद्मिनी के साथ आगे की यात्रा शुरू की। पीछे उड़न खटोला उड़ गया, जिसमें कुछ और लोग बैठे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक काली परछाई आकाश से टूटी और धमाके के साथ जमीन पर गिरी। उड़न खटोला चकनाचूर हो गया और उसमें बैठे सभी मारे गए। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, उस नन्ही मैना के लिए जिसने उन्हें मृत्यु के जबड़े से खींच लिया था। थोड़ी देर बाद राजकुमार ने पद्मिनी से कहा, अब हम एक ऐसे बाबा के पास जा रहे हैं जिनकी दी हुई खड़ाऊ पहनकर ही मैंने समंदर पार किया था। पद्मिनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान समंदर पर चल भी सकता है। लेकिन अब वो जान गई थी, जिसे सच्चा प्रेम और सच्चे मार्गदर्शन का आशीर्वाद मिल जाए, उसके लिए असंभव जैसा कुछ नहीं। बाबा का आश्रम अब कुछ ही दूर था और राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, देर चाहे जितनी हो जाए, आज की रात बाबा के आश्रम में ही गुजरेगी। अंततः
जब आसमान पर तारों की चादर बिछ गई और चांदनी पेड़ों के पत्तों पर उतरने लगी, राजकुमार और पद्मिनी बाबा के आश्रम पहुंचे, वही पवित्र जगह जहां से उनकी समुद्र यात्रा की शुरुआत हुई थी। बाबा द्वार पर जैसे पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आंखों में ममता, चेहरे पर संतोष, बोले, आ गए तुम दोनों, लंबा सफर किया है, अब थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा लो, फिर चैन से सो जाना। आश्रम की मिट्टी में जैसे कोई सुकून घुला हुआ था, हर तरफ हरियाली, शांति और एक ऐसी ऊर्जा जो सीधे आत्मा को छू जाए। दोनों ने सोचा था बस एक रात रुकेंगे, पर बाबा के स्नेह और आश्रम की शांति ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। पद्मिनी का दिल इस जगह से जुड़ गया था और जब विदा की घड़ी आई, उसकी आंखों में आंसू भर आए, जैसे कोई अपने घर से दूर हो रहा हो। बाबा ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, यह आश्रम तुम्हारा है बेटी, जब जी चाहे लौट आना। विदाई के समय राजकुमार ने बाबा को वह चमत्कारी खड़ाऊ लौटाई, जिनके सहारे उसने समंदर की लहरों पर चलकर मौत को हराया था, और उनका आशीर्वाद लेकर फिर नए सफर पर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, राजकुमार को अचानक उस राजकन्या की याद आई जिसे उसने बरगद की जड़ से निकाला था और जो उसके कारण मृत्यु के मुख से लौट आई थी। उसी समय राजा ने उसे अपनी पुत्री से विवाह और आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखा था। एक संकल्प जागा और उसने घोड़े की लगाम मोड़ी, चल पड़ा उसी नगर की ओर। वहां पहुंचने पर राजा ने दौड़कर राजकुमार को गले लगा लिया। पद्मिनी को देखकर तो वे कुछ पल बोल ही न सके, बस आंखें नम हो गईं। राजा ने फिर आग्रह किया कि राजकुमार अपनी पुत्री को साथ ले जाए, और इस बार राजकुमार ने विनम्रता से हामी भर दी। लेकिन जब आधा राज्य देने की बात आई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे किसी राज्य की नहीं, अपने कर्म की जरूरत है। वो बस एक दिन वहां रुके, राजा के आतिथ्य को अपनाया और अगली सुबह 3 लोगों के साथ पद्मिनी और राजकुमारी के संग राजगढ़ की ओर निकल पड़े। अब उनकी अगली मंजिल थी भभूत वाले बाबा का आश्रम, और इस बार उनके साथ एक काफिला था। सभी सवारी करते करते प्रकृति के उस जादुई सौंदर्य में खोए हुए थे। पेड़ों से छनकर आती धूप, पक्षियों की मधुर आवाजें और पगडंडी के दोनों ओर खिलते जंगली फूल जैसे किसी पुराने लोकगीत में उतर गए हों। आश्रम पास आ चुका था। उन्होंने घोड़ों को रोक दिया और फिर नंगे पांव धूल भरी जमीन को महसूस करते हुए बाबा के दरवाजे की ओर बढ़ चले। बाबा अपने आंगन में तुलसी के पौधों में पानी डाल रहे थे। तभी दूर से आते तीनों पर उनकी नजर पड़ी। हल्की धूप में चमकती गौर वर्ण वाली स्त्री को देखकर वे मुस्कुरा उठे। ये तो हमारी पद्मिनी है, उन्होंने मन ही मन कहा, और उसके बगल में खड़ी दूसरी राजकुमारी को भी पहचान लिया, जिसके चेहरे पर अनुभव की एक नई गहराई थी। बाबा आगे बढ़े और बिना एक शब्द पूछे तीनों को अपने आश्रम में प्रेम से भीतर ले गए, जैसे बरसों से उनकी ही प्रतीक्षा हो। आश्रम में बिताए वो 3 दिन किसी और ही लोक की तरह थे, जहां भोर की शांति में घंटियों की धुन गूंजती, दोपहर की हवा तुलसी की खुशबू लिए बहती और रात को चंद्रमा की रोशनी में पुरानी कथाएं जाग जाती। लेकिन राजकुमार को राजगढ़ की ओर निकलना ही था, और जब बाबा उन्हें जलाशय तक छोड़ने आए तो उनके आंचल से निकलकर आशीर्वाद की हवा तक साथ चली। चलते चलते दूर एक बस्ती की इमारतें नजर आईं और राजकुमार ठिठक कर बोला, वो रही नगरी जहां कभी एक रात मेरी तकदीर ने जादू से बात की थी। पूरी कहानी सुनते ही पद्मिनी की आंखों में हल्का डर उतर आया, लेकिन राजकुमार ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब सब ठीक है, कुछ भी डरने जैसा नहीं। जब वे उस पुराने घर के सामने पहुंचे, जहां पहले एक रहस्यमयी बुजुर्ग मिला करती थी, तो दरवाजे पर अब एक तेजस्वी युवती खड़ी थी। चेहरे पर चिड़ परिचित अपनापन, आंखों में स्वागत की लौ। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा, दौड़कर आई और बोली, मैं जानती थी एक दिन तुम जरूर लौटोगे। फिर पद्मिनी की ओर देख मुस्कुराई, तो यही है हमारी महारानी, आइए बहन, आपका ही घर है। उस शाम उस घर की रसोई में जैसे सालों का स्नेह उबल रहा था। गुड़ से मीठी खीर, हरे मसालों वाला पराठा और आंखों में वो चमक जो शब्दों से ज्यादा बात कह दे। सबने वहीं रात बिताई और अगली सुबह युवती ने हाथ जोड़कर नम आंखों से उस घर से विदा ली और उनके साथ चल दी, जैसे उसका अधूरा अध्याय अब पूरा हो रहा हो।
फिर यात्रा शुरू हुई, जंगलों से होती। दोपहर के धूप में एक छायादार वृक्ष के नीचे थोड़ी देर का विश्राम, और फिर जब सूरज ढलने लगा तो सामने आया एक विशाल बाग, वैसा ही जैसा किसी वादे के इंतजार में सालों से खड़ा हो। फाटक खोलते ही हवा में सुगंध और संगीत गूंज उठा, और जैसे ही राजकुमार भीतर गया, फाटक अपने आप बंद हो गया। लेकिन इस बार कोई डर नहीं, कोई छिपना नहीं। परी खुद सामने आई, मुस्कुराई और बोली, तुमने लौटकर वादा निभाया। फिर राजकुमार ने गर्व से पद्मिनी और राजकुमारी का परिचय दिया, और सबका स्वागत हुआ मानो आकाश से सितारे उतरे हों। 2 दिन वहां जैसे किसी सपने की तरह बीते, और तीसरे दिन जब परी ने सबकी अनुमति ली और राजकुमार के साथ चल दी, तो अब उनके साथ थी एक रानी, एक राजकुमारी और एक परी, और उनके कदम अब बढ़ चले थे अपने अंतिम पड़ाव राजगढ़ की ओर। राजकुमार की सवारी जैसे ही अपने राज्य की सीमा में दाखिल हुई, हवा में उल्लास की एक अलिखित धुन बह चली, जैसे हर पेड़, हर पत्थर भी उसे पहचान गया हो। वजीर का बेटा पहले ही दौड़कर दरबार पहुंचा था, और महल को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजमहल की दीवारों पर रंग बिरंगे ध्वज लहरा रहे थे, हर द्वार पर दीप जल रहे थे, और फूलों की लहरें जैसे पूरी नगरी पर बिछा दी गई हों। जब राजकुमार ने पद्मिनी के साथ महल में कदम रखा, तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ढोल नगाड़ों की गूंज ने जैसे वर्षों की प्रतीक्षा को स्वर दे दिया। राजा खुद आगे बढ़े, बेटे को सीने से लगाया, और मन ही मन उसकी बहादुरी, धैर्य और वचनबद्धता को नमन किया। दरबार में तीनों राजकुमारियों का स्वागत पूरे सम्मान और उत्साह के साथ हुआ, लेकिन उन राजकुमारियों की आंखों में कहीं एक झलक उनके पीछे छूटे महलों की भी थी। पर अब वो अतीत की परछाइयां थीं, और सामने था एक नया भविष्य। इसी बीच राजकुमार की सबसे छोटी भाभी, जो कभी उसकी आलोचना करती थी, थोड़ी झिझक में थी। राजकुमार ने खुद पहल की, चुपचाप उनके कक्ष में गया और उनके चरण छूकर बोला, भाभी, अगर उस दिन आपने मुझे कड़वे शब्दों से न जगाया होता तो शायद मैं कभी निकलता ही नहीं, और ये रत्नों सी राजकुमारियां मेरी जीवन कथा का हिस्सा न बनती। भाभी की आंखों से आंसू झर पड़े। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, तुमने पद्मिनी को लाकर इस महल को रोशन कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त चुना गया और बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। वह भ्री एक नहीं, 3 राजकुमारियों का संग मिला, और हर कोना, हर दिल आनंद से भर गया। प्रजा नाच उठी, राज्य में उत्सव का रंग छा गया। राजकुमार का लौटना, उसका प्रेम, उसकी विजय, सब एक परिकथा की तरह जीवंत हो गया। और दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी सुनकर अपने बचपन की यादें, पुराने जमाने की सुगंध और वो जादुई भावनाएं महसूस हुई हों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों के सफर में हम फिर लौटेंगे बहुत जल्द एक और रोचक कहानी के साथ। राधे राधे।